हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, आप लोगों का एग्जाम कल है, जिनका जो सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं और उनका एसी पेपर 2 जो कल है इंग्लिश का, और उन लोगों को एग्जाम देना है और उन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कहाँ से क्या प्रिपेयर करें और कैसे आंसर देना होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आपका देखिए आपका कोई भी सेमेस्टर हो, ठीक है, आपका कोई भी पेपर हो, ठीक है, लेकिन अगर आपका एसी 2 लिखा हुआ है, आपने इंग्लिश लिया हुआ है, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में और इंग्लिश लिटरेचर में किस तरह के आंसर देने होते हैं। ठीक है, एक ग्रामर तो है नहीं, लिटरेचर से रिलेटेड है, आपका पोइट्री से रिलेटेड है, तो आप उसमें आंसर कैसे दोगे कि आपका मार्किंग अच्छा जाए। तो आप समझो यहाँ पे, ठीक है, पहला जो यूनिट है जिसमें आपका सिर्फ पोयम से, तो उसको आप कैसे दोगे यहाँ समझो। पोयम हो या फिर स्टोरी हो, आप उसमें आंसर का क्या तरीका है आप पहले यहाँ पे समझो। ठीक है, कोई भी लिटरेचर का क्वेश्चन वगैरह, तो आप उसमें क्या तीन तरीका है। ठीक है, पहला तो तीन तरीका ये है कि आप कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी वर्क हो, आप पहले लिखोगे इंट्रोडक्शन टू द पोएट। ठीक है, किसी भी पोएट के बारे में पहले इंट्रोडक्शन दोगे। जैसे विलियम शेक्सपियर है तो उनके बारे में आप बताओगे। ठीक है, उनका कब जन्म हुआ, ठीक है, उन्होंने क्या क्या किया, जिस टाइम पे वो थे उन्होंने कितना वर्क पब्लिश किया। ठीक है, उनका लिटरेरी स्टाइल कैसा था, लिखने का क्या तरीका था, वो किस तरह के पोएम लिखा करते थे, किस तरह का वर्क लिखा करते थे, इस बारे में आप डील करोगे। ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड भी दे सकते हो, उन्होंने यहाँ वहाँ से एजुकेशन पूरा किया, इससे आपका आंसर थोड़ा सा लंबा होगा। फिर आप डील करोगे, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू द पोएम। आप पोएम का इंट्रोडक्शन दोगे कि ये पोएम मेरा कब पब्लिश हुआ। ठीक है, ये पोएम हमारा किस बारे में है, किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ब्लैंक वर्स में है कि फ्री वर्स में है, या फिर हमारा, ठीक है, और पोएम का मूड कैसा है, मेलांक्लिक है, हैप्पीएस्ट है, या फिर क्या है, सैड है, ये है वो है। ठीक है, ये सारी चीजें आप डील करोगे। तो पहला आप इंट्रोडक्शन टू द पोएट और दूसरा है सो इंट्रोडक्शन टू द पोएम। उसके बाद आप क्वेश्चन को एनालाइज करोगे और बढ़िया से उसका थीम्स वगैरह डिस्कस करोगे। ठीक है, कि पूरे पोएम में है सिर्फ किन चीजों के बारे में डिस्कस किया गया है, पूरे पोएम का मैसेज क्या है, ठीक है, थीम क्या है, इससे क्या हमें सीखने को, ये सारी चीजें आप डिस्कस करोगे। तो आपने तीन तरीके से क्वेश्चन को डिवाइड करना है और उसके बाद है सो आपको आंसर देना है। आप डिस्कस करते हैं आपका जो पोएम्स वगैरह यहाँ पे। ठीक है, पहला जो आपका यूनिट 1 में विलियम शेक्सपियर का ऑल द वर्ड्स स्टेज। ठीक है, जो हमारा वर्ल्ड है एक स्टेज की तरह है जिसपे हम लोग आते हैं, ठीक है, अपना काम करते हैं और यहाँ से निकल लेते हैं। तो उसमें आप लोगों को क्या करना है। ठीक है, तो अगर मान के चलिए आपका क्वेश्चन आता है कि एनालाइज द सेंट्रल मेटाफर, ठीक है, मेटाफोरिकल पोएम हमारा, द मेटाफर ऑफ द वर्ल्ड एज अ स्टेज एंड द क्रिटिकली डिस्कस द सेवन एजेस ऑफ मैन। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है, अगर आपने, ठीक है, पोएम हमारा क्या है, पोएम इस बारे में कि हम लोग वर्ल्ड पे एज अ कैरेक्टर आए हुए हैं। ठीक है, हम लोग अपना यहाँ पे कैरेक्टर निभाते हैं और उसके बाद हम लोग मर के खत्म हो जाते हैं और हम लोग ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से अपने इस वर्ल्ड पे जी रहे हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बताना है, क्या बताना है, तो पहला आप यहाँ पे जो आंसर लिखोगे, ठीक है, जो आपका हाफ पेजेस तो पहुंचना चाहिए। ठीक है, आप अच्छे से उसका बना करके लिखोगे। ठीक है, तो पहले आप विलियम शेक्सपियर का जो इंट्रोडक्शन दोगे, इंट्रोडक्शन टू द पोएट। विलियम शेक्सपियर कौन थे, तो विलियम शेक्सपियर अगर लिखोगे कि 1564 उनका जन्म हुआ, 1616 में इनका मृत्यु हो गया, साथ साथ में आप लिखोगे कि ये कि बहुत ही अच्छे ऐसो एलिजाबेथन पीरियड के राइटर थे। ठीक है, जो ड्रामा और पोएट्री में बहुत ज्यादा फेमस थे, उनके बारे में अच्छे से लिखोगे। साथ साथ में है सो इनका वर्क्स वगैरह के बारे में लिखोगे कि रिनोड फॉर हिज अनपैरेलल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी को अच्छे से समझते थे, उनसे रिलेटेड पोएम्स लिखा करते थे, उनसे रिलेटेड वर्क्स लिखा करते थे। और इनका जो वर्क था वो काफी ज्यादा है सो टाइम को एक्सप्लोर करता था और एक्सप्लोर करता था हमारे ट्रुथ को लेकर के, ह्यूमन नेचर को लेकर के, मोर्टैलिटी को लेकर के, कि हमारा क्या इंपॉर्टेंस है इस लाइफ में। ठीक है, तो ये सारी चीजों को लेकर के ये पोएम्स वगैरह लिखा करते थे। तो इनसे रिलेटेड आप सारी चीजों को यहाँ पे इनका लाइफ बैकग्राउंड भी अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करके आप इनको इसमें ऐड कर दोगे। किसमें, इंट्रोडक्शन टू द पोएट में। उसके बाद आप इंट्रोडक्शन टू द पोएम में क्या लिखोगे, तो इंट्रोडक्शन टू पोएम में आप लिखोगे कि ये पोएम हमारा कब पब्लिश हुआ, कहां से लिया गया है, ठीक है, इसका क्या मीनिंग है। तो ये जो पोएम है हमारा एक सिंपली सा पैसेज उठाया गया। ठीक है, ये जो आपका बड़ा सा वर्क है विलियम शेक्सपियर का एज यू लाइक इट, जो हमारा प्ले है, कॉमिक प्ले है, कॉमेडी है, उसे हमारा उठाया गया है, जिसमें हमारा है सो ये, ठीक है, मेलांकलिक मोनोलॉग जो हमारा आता है, एक हमारा एक्ट, यहाँ पे सीन के बारे में डिस्कस करो। एज यू लाइक इट हमारा बहुत बड़ा कॉमेडी है, ठीक है, नॉवेल है, तो उससे उसमें हमारा सीन वगैरह होता है। तो एक्ट सेकंड और सीन हमारा 17 में, सॉरी, सीन 7 में हमारा इस बारे में डिस्कस किया जाता है। तो वहाँ पे थोड़ा सा सैड वाला सीन होता है, ठीक है, जहाँ पे मिलने वाले का होता है, तो उससे हमारा उठाया गया और ये हमारा पोएम बनाया गया। ठीक है, कि कैसे हम लोग एज अ कैरेक्टर यहाँ पे प्ले कर रहे हैं वर्ल्ड पे। ठीक है, फिर क्या, स्पोकन बाय सिनिकल ब्रूडिंग कैरेक्टर जैक वेस्ट। ठीक है, जैक वेस्ट जो कैरेक्टर है एज वेल लाइक में, ये सारी चीजें बोलते हैं एज अ पोएम। तो यहाँ पे, ठीक है, इट यूजेस एक्सटेंडेड मेटाफर, मेटाफोरिकल पोएम है, तो इस बारे में आप अच्छे से लिखना भूलोगे नहीं। ठीक है, थिएट्रिकल है, ठीक है, इट टू डिपिक्ट द प्रिडिक्टेबल साइक्लिक जर्नी ऑफ ह्यूमन लाइफ। हमारा जो लाइफ क्या है, प्रिडिक्टेबल है, कि हम वर्ल्ड पे आए हैं, इतने दिन जिएंगे, उसके बाद मर जाएंगे। तो इन चीजों को आप अच्छे से वहां पे डील करोगे, फ्रॉम बर्थ टू डेथ। ठीक है, बर्थ टू डेथ हम लोग यही करते हैं ना, अपने डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर को यहाँ पे प्ले करते हैं वर्ल्ड पर, उसके बाद हम लोग यहाँ मर जाते हैं। तो ये तो हो गया आपका क्या, इंट्रोडक्शन टू द पोएट, इंट्रोडक्शन टू द पोएम। उसके बाद आप डील करोगे किन चीजों को, उसके बाद आप बात करोगे आंसर पे। आंसर पे क्या, तो पहला तो आप आंसर में लिख दोगे, ठीक है, कि ये जो हमारा है एक मेटाफोरिकल पोएम है। ठीक है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लाइफ इज अ स्टेज टू प्ले। लाइफ एक क्या है, स्टेज है जहाँ पे हम लोग कैरेक्टर प्ले करते हैं। बर्थ इज आवर एंट्रेंस
बर्थ हमारा एंट्रेंस है, हम यहाँ पे जन्म लेते हैं, एज अ एंट्रेंस हो गया कि हाँ सर यहाँ पे आ गया स्टेज पे, हम लोगों ने परफॉर्म किया, डेथ हो गया, हमारा एग्जिट हो गया, ठीक है। और डेथ हमारा क्या है, एग्जिट है। और हमारे लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होता है, काइंड ऑफ एक्ट, जैसे हम लोग एक्ट प्ले करते हैं ना कि अब है सो स्टार्टिंग हो गया, ठीक है, आप हीरो को मार रहे होगे, मूवीज वगैरह में जैसा होता है वैसा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसा फिर यहाँ पे डिस्कस करोगे, ठीक है, जो 7 स्टेजेस हैं। तो पहला हमारा इन्फेंट। इन्फेंट कब होता है, जब हम लोग हेल्पलेस होते हैं, विम्परिंग होते हैं और वोमिटिंग, काइंड ऑफ बच्चों वाला सीन, ठीक है। फिर हमारा है स्कूल बॉय, जब हम लोग थोड़ा सा मेच्योर होते हैं, जब हम स्कूल वगैरह जाने लगते हैं, रिलक्टेंट होते हैं, ठीक है, वाइनिंग, ड्रैगिंग की स्पीड, मतलब बस चलना शुरू करते हैं, चीजों को सीखना शुरू करते हैं, ठीक है। ये हमारा लाइफ का हमारा दूसरा स्टेज है। फिर हम एज अ लवर, ठीक है, जब स्कूल लाइफ खत्म हो जाता है, लोग यंग एज में पहुंचते हैं, काइंड ऑफ 18 14 समथिंग के आसपास, ठीक है। तो साइंग लाइक अ फर्नेस, ठीक है, राइटिंग ड्रामेटिक पोएम्स टू हिज मिस्ट्रेस, ठीक है, हम लोग ऐसा लव में पड़ जाते हैं, ठीक है, अपने मिस्ट्रेस को, अपनी गर्लफ्रेंड को फालतू का लेटर्स लिख रहे हैं कि ये है आई लव यू वट जो भी है, ठीक है। तो फिर हमारा ये तीसरा एज हो गया। पहला क्या कि जब हम लोगों को कुछ नहीं पता, दूसरा जब हम स्कूल वगैरह जाना शुरू करते हैं, तीसरा जब हम ऐसे एज में पहुंचते हैं जहां पे हम चीजों को समझना शुरू करते हैं, प्यार में पड़ जाते हैं, ठीक है, निठल्ले लोग जो भी है। उसके बाद सोल्जर वगैरह, काइंड ऑफ उस टाइम पे तो सोल्जर ही बनते थे ना, लोगों का मेन ड्रीम होता था कि वर्क करेंगे, सोल्जर में जाएंगे, ठीक है, देश की लड़ाई करेंगे। अब ना डिफरेंट डिफरेंट है कि बिजनेस खड़ा करेंगे, वट जो भी, ठीक है। तो हॉट हेडेड सीकिंग एम्प्टी रेप्यूटेशन इवन इन द कैनन्स माउथ, ठीक है, मतलब जिंदगी हम लोग ठीक से जीना भी शुरू नहीं किया, हम लोग रिस्पेक्ट का ये देख रहे हैं, ठीक है, कि हमारा लाइफ है, ठीक है, हम हमारे पास वर्थ हो, हमारे पास पैसे हो, ये हो, जॉब वगैरह हो, ये सारी चीजें। तो ये हमारा लाइफ का 4th स्टेज हो गया। फिर हमारा 5th स्टेज, जब हमारा जस्टिस और जज को लेकर के शेयर वेल फेड, ठीक है, ब्राइब टॉकिंग फुल ऑफ वाइज सेइंग्स, ठीक है, मतलब एक ऐसे एज में जैसे आपके होते हैं ना, जैसे अंकल वगैरह का एज, जिसमें लोगों को कोई काम धंधा नहीं है, तो बस बैठ करके फालतू का जज करते रहेंगे, अरे ये देखो ऐसा, ये देखो वैसा है। तो वो वाला एज जिसमें फालतू का हम लोग बकवास करते रहते हैं, ठीक है, दोस्तों से मिल करके या फिर बड़े बूढ़े जो मिल करके बात करते रहते हैं, वो वाला एज। फिर हमारा ओल्ड मैन। 6th स्टेज हमारा क्या, ओल्ड मैन, जब बूढ़े हो जाते हैं, जब हमारा, ठीक है, शरीर वीक हो जाता है, ठीक है, वियरिंग लॉस, हम लोग लूज क्लोथ वगैरह पहनने लगते हैं, ठीक है, साथ साथ में हमारा जो वॉइस है वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, हम लोग नॉर्मल बात करने लगते हैं, ये सारा चला, ठीक है। बैक टू हमारा चाइल्डिश बिहेवियर, ठीक है, ये सारी चीजें। और 7 स्टेजेस क्या होता है, मर गए, ठीक है। 7th स्टेज हमारा क्या है, सेकंड चाइल्डनेस, ठीक है। हाँ, जो हमारा 7 स्टेजेस है वो फर्स्ट स्टेज से हमारे सिमिलर है, कि जब आप जब जो लोग ज्यादा बूढ़े जाते हैं, फिर से उनका चाइल्डिश बिहेवियर आ जाता है, ठीक है, हेल्पलेस हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, ठीक है। डीके का मतलब होता है खत्म होना, धीरे धीरे जो खत्म होने लगता है, समाप्त होने लगता है, ठीक है। हेल्पलेस हो जाते हैं, कंप्लीट ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन मतलब दूसरे के सहारे रहते हैं, ठीक है। शैंस टीथ, ठीक है, हमारे दांत झड़ गए हैं, ठीक है, आंखों में सो रोशनी नहीं बचा हुआ है, ठीक है, टेस्ट वगैरह कुछ आ नहीं रहा है, तो सारी चीजें धीरे 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 समाप्त हो जाती है। ये 7 स्टेजेस हो गया। और इल्यूजन हमारा क्या है, तो द इल्यूजन ऑफ फ्री विल, ठीक है, कि ह्यूमंस डू नॉट कंट्रोल देयर डेस्टिनी, दे आर मेयरली एक्टिंग आउट प्री रिटन प्रेडिक्टेबल स्क्रिप्ट। ऐसा नहीं कि हम लोग अपने डेस्टिनी को कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ पे शेक्सपियर ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि जो ह्यूमन है वो अपने लाइफ का मालिक है, नहीं, हो सकता है हमारी डेस्टिनी पहले से लिखी हुई है और बस उसमें हम लोग एक्ट कर रहे हैं। जो वर्ल्ड है हमारा एज अ स्टेज, हम यहाँ पे आके परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब हम लोग जन्म लिए, हम लोग को काम करना है, कुछ चीजों को कंप्लीट करना है और वर्ल्ड से यहाँ पे निकल जाना है। क्लियर है, ये आपका खत्म होता है। सेकंड जो हमारा पोयम है, ठीक है, सेकंड पोएम हमारा जॉन डन का है, ठीक है। जॉन डन का हमारा क्या है, अ हिम टू द गॉडफादर, ठीक है, गॉडफादर यानी गॉड द फादर, यानी गॉड जो भगवान हमारे पिता समान है, तो उनसे वो माफी मांग रहे हैं यहाँ पे जॉन डन, ठीक है, कि इनसे कुछ गलती हो गई या फिर ऐसे सिन या ऐसे पाप जो अनजाने जाने में हो गए, उनसे वो माफी मांग रहे हैं। तो पहले वही चीज है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करोगे, तो यहाँ पे ये भी हमारा मेटाफिजिकल पोएम ही है, मोस्ट ऑफ द पोएम्स आर मेटाफिजिकल। तो आपको जैसा मैंने बताया कि पहले आप इंट्रोडक्शन टू द पोएट लिखोगे, ठीक है, कैसे लिखोगे, तो इंट्रोडक्शन टू द पोएट में आप लिख दोगे कि जॉन डन का जन्म इतना इतना में हुआ है, ठीक है, 1572 में, 1631 का मृत्यु हो गया, ठीक है। ये मेटाफिजिकल पोएट्री के बहुत पायनियर थे, मतलब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था मेटाफिजिकल पोएट्री को, ठीक है। इनका जो स्टाइल था, ठीक है, इज कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल वर्ड्स यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज करते हैं, ताकि चीजों को बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट कर सके, उसमें बहुत ज्यादा मीनिंग ऐड कर सके, ठीक है। कॉलेक्चुअल लैंग्वेज एंड पैराडॉक्सेस एंड ड्रामेटिक टेंशन बिटवीन अर्थली फिजिकल पैशंस एंड सेक्रेड स्पिरिचुअल डिवोशन, ठीक है। सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र, ठीक है, ये सेक्रेड स्पिरिचुअलिटी से ज्यादा इनका होता है, ठीक है। और उस टाइम पे तो था ना, मिथिकल वगैरह होता था, ठीक है, मिथिकल पोएम्स वगैरह ज्यादा लिखे जाते थे जो गॉड से रिलेटेड वगैरह होते थे, तो इन सारी चीजों करके स्पिरिचुअल पोएम, ठीक है। तो ये हो गया इनका क्या, पोएट के बारे में। आप फिर आप पोएम लिखो, पोएम के बारे में लिखोगे इंट्रोडक्शन टू द पोएम, तो पोएम के बारे में क्या लिखोगे, रिटन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सिवियर इलनेस, ठीक है, ऐसे ऐसे टाइम पे लिखा गया था जब बहुत ज्यादा सिवियर इलनेस था। दिस पोएम इज डीपली पर्सनल है, पेनिट्रियल प्रेयर है, मतलब खुद को लेकर के जॉन डन ने अपने आप को यहाँ पे सिनर बताया, अपने आप को पापी बताया है और अपने भगवान के पास ये माफी मांग रहे हैं, ठीक है, गॉड से, ठीक है। तो इट स्टैंड एज अ प्रोफाउंड एग्जांपल ऑफ डिवोशनल पोएट्री, जैसे डिवोशनल सॉन्ग्स वगैरह होता है ना, वैसे ही डिवोशनल पोएट्री के बारे में, वेयर द पोएट रेस्टलेस विथ हिज
फियर्स ऑफ डेथ, ठीक है, जहाँ पे अपनी मृत्यु से डरने का बात नहीं, मृत्यु के बाद क्या होगा इस चीज को लेकर डर रहे हैं कि भगवान मेरे को माफ करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है, जिनका जो पर्सनल सीन है, इनका मतलब पाप है, एंड अल्टीमेट सैल्वेशन, ये भगवान से मोक्ष की प्राप्ति के लिए माफी मांग रहे, काइंड ऑफ एक माफी मांग रहे और उनको एक तरह से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे जो अनगिनत पाप है उनको क्षमा कर दो और आप मेरे को अपनी शरण में लो, ये सारी बातें, ठीक है। तो ये आप पोयम का हो गया। अब आपको यहाँ पे आंसर में क्या ऐड करना है जिसका आपका 1 से 1.5 पेज भर सके, तो आप आंसर में क्या ऐड करोगे, तो आंसर में ऐड करोगे कि 3 लेवल्स ऑफ सिन, ठीक है। तो पहला आप है सो इसमें थीम्स और एनालाइज में क्या किया, ठीक है, तो आप 3 लेवल ऑफ सिन के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करोगे, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है, तो यहाँ पे जो डॉन है, सॉरी डन जॉन डन यहाँ पे बात करते हैं, किस बारे में बात करते हैं कि हमारा जो फॉरगिवनेस, हमारा हमें माफी भगवान से कब मिलेगी, तब मिलेगी जब हम 3 तरीके से चीजों को है सो एनालाइज करेंगे। क्या, तो पहला है हमारा ओरिजिनल सिन। ओरिजिनल सिन क्या है, तो द इनहेरिटेड सिन ऑफ ह्यूमैनिटी, दैट सिन वेयर आई बिगन, ठीक है। पहला यहाँ पे बात करते हैं कि मैं एज अ ह्यूमन खुद एक पापी हूँ, ठीक है, मैंने ह्यूमन वर्ल्ड में जन्म लिया यार, मैंने ऐसी चीजें की है, ऐसी चीजें एक्सपीरियंस की है जो खुद में एक पाप है। तो पहला तो ओरिजिनल सीन हो गया, जो एज हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, हम लोग चाहे या ना करें वो तो हो ही गया है ना, ठीक है। उसके बाद हैबिचुअल सोशल सीन, सीन्स ही कंटिन्यूज टू कमिट एंड दोज ही हैज लेड अदर्स इनटू, ठीक है। ऐसे पाप जो लगातार हम लोग करते आए हैं और दूसरों को भी करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और हमें अनजाने में पता नहीं होता कि ये पाप है, ठीक है, होता है ना, ठीक है। आपने किसी खाने के लिए मजबूर कर दिया, कुछ करने के लिए मजबूर कर दिया, आपको ये पता नहीं कि पाप है कि नहीं है, तो ऐसा यहाँ पे बात कर रहे कौन, जॉन डन, ठीक है। फिर जो हमारा थर्ड है कि द सीन ऑफ फियर डिस्पेयर, जो दुख और हमारा डर वाला होता है, क्या कि द फियर दैट ही विल बी लॉस्ट एट द मोमेंट ऑफ डेथ, और इनको डर है कि हो सकता है जब तक इनकी मृत्यु होगी तब तक ये भगवान के बारे में भूल जाएंगे, ठीक है, ये भूल जाएंगे इनका लाइफ का क्या पर्पस था, एंड विच इज अल्टीमेट सिन, जो कि बहुत बड़ा पाप है, भगवान को भूल जाना, डाउटिंग गॉड्स मर्सी, की भगवान इन पे दया करेंगे कि नहीं। ये 3 लेवल का जो सीन है इसके बारे में आप डिस्कस करोगे। उसके बाद आप बात करोगे कि ये जो पोएम हमारा है वो मेटाफिजिकल है। मेटाफिजिकल होता क्या है उसके बारे में आप थोड़ा सा बताओगे कि मेटाफिजिकल विट फंस यहाँ पे जो जॉन डन है वो यूज करते हैं ब्रिलियंट वर्ड्स प्ले टू कम्युनिकेट डीप स्पिरिचुअल चीजों को, ठीक है। यहाँ पे हमसे बात कर रहे, भगवान से बात कर रहे स्पिरिचुअलिटी पे लेकर के, तो उस पे ये बहुत ज्यादा मेटाफिजिकल पोएम लिखते हैं, ठीक है, जो सच्चाई उस पर बात करते हैं। क्या बात करते हैं, तो ही पॉइंट्स विथ हिज ओन नेम, पोएम अगर आप पढ़ोगे तो पोएम में इन्होंने अपना नाम लिखा हुआ है, ठीक है, क्या नाम लिखा हुआ है, ठीक है, इनका जो नाम है जॉन डन, ठीक है, उसको भी यूज किया है कि मैं एज अ पापी, मैं एक सिनर हूं जो आपसे माफी मांग रहा हूं, ठीक है, कि वेयर दो हास्ट डन, यहाँ पे इन्होंने अपना नाम इसका किया है, ठीक है, हमारा पोएम का एक्सट्रैक्ट है। दो हैज नॉट डन, ठीक है, फॉर आई हैव मोर, मीनिंग क्या है कि इवन व्हेन गॉड फॉरगिव्स, अगर भगवान माफी भी कर दे, मेरे को माफ भी कर दे, तो और भी जो सिन है वो बचे हुए हैं, एंड गॉड्स वर्क ऑफ सेविंग डॉन इज नॉट येट कंप्लीट, और जो भगवान का काम है मेरे को बचाना, जॉन डन को बचाना, वो भी तो कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब मैं कॉन्स्टेंटली पाप किए ही जा रहा हूं, मैंने अभी पाप खत्म, अगर मैं पाप करना बंद भी कर दूं तब भी पाप हो ही रहा है, मतलब अनजाने जाने में तो होते रहता है, ठीक है। ही प्यून्स ऑन क्राइस्ट, ठीक है, क्राइस्ट कौन, जो भगवान के बेटे, ठीक है, गॉड के जो सन है, क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, ठीक है, जो सन हमारा, एंड द सन, यहाँ पे सन के भी बारे में बात करते हैं कि सन हमारे पे शाइन होगा, यानी कि अगर जैसे बोलते हैं ना कि धूप गया, ठीक है, भगवान ने एक तरह से माफी कर दिया, सन शाइन, ठीक है। तो स्वेयर बाय दाई सेल्फ दैट एट माई डेथ दाई सन शैल आई शाइन एज ही शाइन्स नाउ, क्या भगवान मेरे को उसी तरह से माफ कर देंगे जैसा अभी मेरे को माफ कर रहे हैं, क्योंकि अगर मेरे अभी के जो सिन है उसके लिए भगवान मेरे को माफ कर दे रहे, लेकिन क्या मैं बाद में इसके बाद माफी मिलने के बाद भी मैंने तो बहुत सारे सिन करना है, ठीक है, वो तो होगा ही नहीं, तो क्या भगवान मेरे को इसलिए माफ करेंगे। तो यहाँ पे ह्यूमन लाइफ को यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट करते हैं कि इंसान जो होता है वो अपनी गलती को रियलाइज कर भी लेता है, उसके बाद भी और भी गलतियां करता है, ठीक है। तो ये हमारा मेटाफिजिकल है, जो चीजों को बहुत ज्यादा कनेक्ट करता है, मीनिंग ऐड करता है रियल लाइफ से। तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारा जॉर्ज हर्बर्ट का द पुली, ठीक है। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है डिस्कस जॉर्ज हर्बर्ट्स यूज ऑफ द पुली कंसीड टू एक्सप्लेन गॉड्स डिसीजन फॉर ह्यूमन रेस्टलेस, ठीक है, इसमें भी गॉड के बारे में है, ठीक है, ये भी हमारा स्पिरिचुअल पोएम है, इसमें बात किया किस पे बारे में, ठीक है। तो पहले आप पोएट का इंट्रोडक्शन दे दोगे कि जॉर्ज हर्बर्ट का जन्म कब हुआ, 1593 में, मृत्यु कब हुई, 1633 में, वाज एन सॉरी, हाँ, उनके बारे में बताओगे कि वो पोएट तो थे, साथ साथ में पुजारी थे, ठीक है, पुजारी यहाँ पे लिखोगे कि एंजेलिकन प्रीस्ट एंड प्रोमिनेंट मेटाफिजिकल पोएट, ठीक है, 2 चीजें इनके बारे में लिख दोगे और अच्छे से कम एक पैराग्राफ आप लिखोगे ना, इनका जो लाइफ का बैकग्राउंड है उसके बारे में लिखोगे कि इनका लिखने का तरीका कैसा था, कहाँ से इन्होंने एजुकेशन कंप्लीट किया या क्या क्या, ये सारी चीजें, ठीक है। तो नॉन फॉर हिज जेंटल, तो कैसे पोएम लिखते थे, जेंटल पोएम लिखते थे, सिंसियर लिखते थे, डिवोशनल पोएम लिखते थे। हिज पोएट्री इज सेलिब्रेटिंग फॉर इट्स स्ट्रक्चरल प्रिसिजन, ठीक है,
एंड म्यूजिकलिटी, इनका जो पोयम था वो काफी म्यूजिकल था, जैसे हमारे यहाँ भक्ति गाने होते हैं ना, वैसे ये लिखते थे इंग्लिश पोयम, जो काइंड ऑफ डिवोशनल लगते थे, गानों की जैसा म्यूजिकल, जिसमें वोकल्स वगैरह अच्छे से होते थे। एंड डोमेस्टिक एवरीडे मेटाफर्स यूज्ड टू एक्सप्लेन हाई थी थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है, और ऐसे ऐसी चीजों का यूज करते थे, इंटेलेक्चुअल चीजों का यूज करते थे, और ऐसे ऐसे मेटाफर्स का यूज करते थे जो डे लाइफ की चीजों को ज्यादा कनेक्ट कर सके। सारे लोग भगवान से जुड़े होते थे ना उस टाइम पे, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे पोयम के बारे में लिखोगे, पोयम जो है हमारा, पोयम हमारा कहाँ से लिया गया है, कब पब्लिश हुआ, ठीक है, किन चीजों के बारे में बात करता है, तो उस पर आप एक पैराग्राफ लिखोगे ही लिखोगे। क्या? तो ये जो पोयम था हमारा, पब्लिश पोस्टह्यूमसली इन हिज कलेक्शन, ये जो पोयम है इनका एक बड़ा सा कलेक्शन है पोयम्स का, उसमें पब्लिश हुआ। उस कलेक्शन का नाम क्या है? द टेम्पल, जो कि 1633 में पब्लिश हुआ था। उसमें ये पोयम है, उससे पोयम उठा करके आपके सिलेबस में ऐड कर दिया गया है। दिस पोयम इज क्रिएटिव रिटेलिंग ऑफ द क्रिएशन मिथ, ठीक है। मिथ समझते हैं आप लोग, जिस पे बिलीव भी करते नहीं भी बिलीव करते, तो उस पे हमारा ये पूरा का पूरा पोयम है, ठीक है। इट एक्सप्लेन द स्पिरिचुअल साइकोलॉजी, स्पिरिचुअल साइकोलॉजी के बारे में बात करता है कि कैसे हम लोग जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो स्पेसिफिकली हम लोग ऐसो कभी भी भगवान को ढूंढ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, रेस्ट नहीं फाइंड कर रहे हैं। व्हाई वी कैन नेवर फाइंड एब्सोल्यूट पीस इन द मटेरियल वर्ल्ड, कैसे हम लोगों को इस जो मटेरियल वर्ल्ड है हमारा, ये जो, ठीक है, जिस दुनिया में हम लोग जी रहे हैं, उसमें हमें पीस क्यों नहीं मिलता, उसके बारे में बात किया। क्योंकि हम लोग भगवान को भूल जाते हैं, थोड़ा सा काम करने लगे, ये इस बारे में लिखे हुए, ठीक है, ज्यादा रिलीजियस नहीं होना है आप लोग को, यहाँ ध्यान देना है। कोर थीम क्या है हमारा, ठीक है, तो आप इसके बारे में बात करोगे कि यहाँ पे सेंट्रल कंसीट हमारा ये है कि द पुली, जो पुली हमारा इनका जो वर्क है, इसमें ये बात करते हैं कि अ पुली इज अ मैकेनिकल टूल। पुली समझते हैं आप लोग? खींचने वाला जो होता है, ठीक है, अगर आप देखेंगे लगा करके रस्सी खींचते हैं, ठीक है, ऐसे करके गोल सा होता है, उसमें रस्सी लगा होता है, यहाँ पे कुछ लगा दी, इधर से कोई बंदा खींच रहा है वो, ठीक है। अब उस बारे में बात नहीं करना है, यहाँ पे बात करना है क्या कि पोयम का मेन थीम क्या है हमारा। पोयम का मेन थीम हमारा ये है कि टूल दैट टेंशन इज टू लिव, चलिए उस बारे में बात नहीं करते। फॉर हर बट ह्यूमन रेस्टलेस, ठीक है, रेस्टलेस का मतलब क्या होता है कि वेयरीनेस, हम लोग के अंदर जो थकावन है, थकावट है, हम लोग जब थक जाते हैं, थकने का मतलब ये नहीं काम करके, हम लोग जो पूरी जिंदगी से थक जाते हैं, तब जाकर के हमें याद आता है कि हमारा एक क्रिएटर भी है जो हमसे प्रेम करता है। ये सारी चीजें इज अ स्पिरिचुअल पुली, ठीक है, स्पिरिचुअल पुली दैट ड्रॉ a heavy worldly man back to the God। जब हम पूरी दुनिया से थक जाते हैं, जब पूरी दुनिया में हमें कहीं भी शांति नहीं मिलती है, तब हम भगवान के पास हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। तो ये पोयम हमारा उस बारे में। और साथ साथ में यहाँ पे एक डिबेट ये भी होता है कि अगर भगवान ने दुनिया में सिर्फ आराम बनाया होता तो लोग इसी दुनिया में भटक करके रह जाते, ठीक है। लोगों को थकावन है, ठीक है, लोगों को है सो चीजों से लेकर के प्रॉब्लम है, तब जाकर के वो वापस से भगवान के पास आ रहे हैं, ठीक है, गॉड के पास आ रहे हैं। द पॉरिंग ब्लेसिंग, ब्लेसिंग क्या है कि एट क्रिएशन गॉड पॉर्स आउट अ ग्लास ऑफ ब्लेसिंग, वो हमें ब्लेसिंग देते किस चीज का, तो हमें स्ट्रेंथ दिया हुआ है, ब्यूटी दिया हुआ है, विजडम दिया हुआ है, ऑनर दिया हुआ है, खुशी दिया हुआ है, साथ साथ में, ठीक है, द विद होल्डिंग ऑफ रेस्ट, जो हमें रेस्ट मिला है, द गॉड डिलिबरेटली कीप्स रेस्ट। लेकिन इतना सब कुछ देने के बाद जो रेस्ट है ना, जो पीस ऑफ माइंड है, जो हमें अंतर आत्मा से जो शांति मिलती है, वो भगवान ने खुद रखा हुआ है। क्यों भाई? क्योंकि अगर हम सारा चीज हमको भगवान दे देंगे तो हम लोग तो भगवान को ही भूल जाएंगे ना। ऐसा मानना है किनका? हमारे जो यहाँ पे जॉर्ज हर्बर्ट है, ठीक है, उनका मानना है, ठीक है। पोएम का नाम याद रखिएगा पोएट का, ठीक है, आप लोग भूल जाते हो, ठीक है। कौन हमारे? तो यहाँ पे याद रखिएगा पोएट का नाम क्या है? जॉर्ज हर्बर्ट, ठीक है, भूलना नहीं। तो भगवान ने हमें सारी चीजें दी, लेकिन जो हमारा रेस्ट है वो रख लिया। क्यों क्यों रख लिया भाई? कि एट द बॉटम ऑफ द कप, रीजन कि अगर सारे के सारे ह्यूमंस अगर सेटिस्फाइड हो जाते हैं अर्थ से, हमारा जो मटेरियल वर्ल्ड है उस पर जितना कुछ मिल रहा है, अगर हम उससे सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो हम लोग भगवान को तो भूल जाएंगे ना, ठीक है। दे वुड वर्शिप नेचर, हम लोग नेचर को, चलो नेचर का वर्शिप करना अच्छा बात है, लेकिन हम लोग नेचर के साथ साथ इस मटेरियल वर्ल्ड में भटक जाएंगे, हम लोग तो भगवान को भूल जाएंगे, ठीक है। इंस्टेड ऑफ क्रिएटर, हम लोग अगर क्रिएशन पे ज्यादा ध्यान देंगे और क्रिएटर पे नहीं ध्यान देंगे तो कहां से, ठीक है। तो एंड अडोर माई गिफ्ट इंस्टेड ऑफ मी, तो भगवान का कहना है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चीजें ज्यादा पर्सनल हो रही है। क्या पर्सनल हो रही है? कि भगवान, ऐसा इन्होंने पोयम में लिखा है कि अगर भगवान मेरी बनाई चीजों को ज्यादा ध्यान देने का तो मेरे बारे में तो भूल जाएगा ना। तो ये चीज है यहाँ पे कि भगवान ने हमें सब कुछ दिया लेकिन रेस्ट नहीं दिया, ताकि हम भगवान के पास वापस जाकर के उनको याद कर सके। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यूज किया गया द पैराडॉक्स ऑफ वेयरीनेस। वेयरीनेस का मतलब थकावन। क्या थकावन? तो ह्यूमन डिससेटिस्फैक्शन इज डिवाइन गिफ्ट, ठीक है। कि ह्यूमन, हमारा जो इंसान है, जो जो हमेशा डिससेटिस्फैक्शन में रहता है, कभी भी फुलफिलमेंट में नहीं रहता है, कभी भी ऐसा तृप्त नहीं होता है, ठीक है, कि मेरे को और चाहिए, मैं और चाहिए, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ ए डिवाइन गिफ्ट है। डिवाइन गिफ्ट मतलब भगवान से मिला हुआ। क्यों मिला हुआ भाई? तो यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे जॉन हर्बर्ट की आवर कॉन्स्टेंट फटीग
forces us to seek rest in God's alone, कि हमें कहीं शांति नहीं मिलती है, तब जाकर के हमें सो ढूंढते 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 कहाँ पहुंचते हैं, हम लोग पहुंचते हैं भगवान के पास, और असली शांति में भगवान की मिलती है। ठीक है, कहीं भी जाओ, ठीक है, जीसस क्राइस्ट है, गॉड है, ठीक है, एनी काइंड ऑफ रिलीजन, ठीक है, नॉट जस्ट ओनली वन। फिर हमारा आपका कि जॉन मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ठीक है, अब ये जो वर्क है ये भी काइंड ऑफ डिवोशनल हमारा है। ठीक है, कि पॉसिबल एग्जांपल क्वेश्चन, ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि डिस्कस द थीमेटिक एवोल्यूशन ऑफ स्पिरिचुअल क्राइसिस टू क्विट सबमिशन इन मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस। अब पहले बता देते हैं, जॉन मिल्टन बहुत अच्छे पोएट है। ठीक है, उनका डिवोशनल पे भी है, इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, जो हमारा पूरा का पूरा ये जो क्रिश्चियनिटी है उस पर पूरा बात करते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में पहले आप यहाँ पे लिखोगे क्या, इंट्रोडक्शन टू द पोएट। इंट्रोडक्शन टू द पोएट में आप लिखोगे कि जॉन मिल्टन, जिनका जन्म 1608 में और 1674 में जन्म हुआ था इनका, ये जो ऐसे हैं कि वाज अ मॉन्यूमेंटल प्यूरिटन पोएट। ठीक है, बहुत ही बड़े पोएट थे, ठीक, बहुत ज्यादा वास्टली इनको मतलब शेक्सपियर लेवल के पोएट थे। ठीक है, स्कॉलर थे, जो विद्वान कहते हैं इनको, एंड सिविल सर्वेंट। ठीक है, लोगों की सेवा करते थे, फेमसली नॉन फॉर हिज एपिक। इनका जो मास्टर वर्क है कौन सा, तो पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट में जिसमें 12 काइंटर्स वगैरह, उसके बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्रेस करोगे तो आपका सेंटेंस लंबा हो जाएगा। ठीक है, हिज पोएट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रैंड मैजेस्टिक स्टाइल। ठीक है, इंटेंस रिलीजियस कन्विक्शन, जिसमें रिलीजियस कनेक्शन के बारे में बात करते हैं, बोला नहीं, जीसस क्राइस्ट जो है, ठीक है, सॉरी जीसस क्राइस्ट बोलते हैं यहाँ पे, जो हमारा क्रिश्चियनिटी का जो ओरिजिन है कि कैसे एडम ईव, ये सारी चीजें, सारी दुनिया का क्रिएशन हुआ ये, ठीक है, एंड क्लासिकल बिब्लिकल। ठीक है, बिब्लिकल का मतलब जो हमारा बाइबल बना हुआ है, ठीक है, उससे रिलेटेड इन्होंने पोएम लिखा हुआ है। ठीक है, पूरा का पूरा। ठीक है, तो भगवान से रिलेटेड तो लिखते ही लिखते हैं, तो आप इसके बारे में थोड़ा लिखोगे तो आपका एक पैराग्राफ तो बन जाएगा। उसके बाद आप इंट्रोडक्शन टू द पोएम, पोएम का इंट्रोडक्शन क्या दोगे, तो पोएम जो हमारा लिखा गया है, ठीक है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ठीक है, कि दिस पेट्रियार्कन इटालियन सोनेट वाज रिटन आफ्टर मिल्टन बिकेम कंप्लीटली ब्लाइंड इन 1652। एक टाइम के बाद मिल्टन अंधे हो जाते, बूढ़े हो गए ना, ठीक है, या फिर बीमारी हो गया होगा, तो बूढ़े हो गए थे। ठीक है, उनका क्या हो गया, ब्लाइंड हो गए 1652 में। तो उसके बाद इन्होंने ये पोएम लिखा हुआ था। और पोएम को लिखने का मतलब क्या था, क्योंकि ये तो डिवोशनल पर्सन थे, भगवान से ज्यादा बिलीव करते थे, तो इट कैप्चर, ये जो पोएम है हमारा किस बारे में है, तो हिज रॉ पर्सनल स्ट्रगल, इन्होंने जो पर्सनली स्ट्रगल किया चीजों को समझने में, ठीक है, अंधे होने के बाद, ठीक है, लोगों से कनेक्ट होने में, एंड टू अंडरस्टैंड व्हाई गॉड वुड स्ट्रिप हिम ऑफ हिज साइट। ठीक है, कि इनका ऐसा मानना था कि भगवान ने मेरे से आंखें छीन ली, भगवान ने मेरे को खुद से अलग कर दिया, मेरे को नहीं मानते, ये सारी चीजें करके, तो इसलिए ऐसा, व्हेन हिज ग्रेटेस्ट डिजायर वाज टू राइट पोएट्री टू ग्लोरीफाई गॉड, जबकि इनका हमेशा से एक ही सपना था कि ये सारा का सारा पोएम लिखेंगे किन के लिए, भगवान के लिए, भगवान के लिए लिखेंगे, गॉड के लिए लिखेंगे, गॉड को ग्लोरीफाई करने के लिए लिखेंगे। लेकिन इनका जब आई साइड चला जाता है तो काइंड ऑफ ये ब्लेम करने लगते हैं भगवान को कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। फिर आप क्वेश्चन के बारे में अच्छे से आंसर लिखोगे, आंसर में आपको क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है, तो क्वेश्चन में आप डिस्कस करोगे, ठीक है, कि कैसे जो जॉन मिल्टन है, जॉन मिल्टन लैमेंट्स दैट हिज लाइट साइट इज स्पेंट बिफोर हाफ हिज लाइफ इज ओवर, इनका आधा जिंदगी भी नहीं बीता था और इनका है सो आंखों की रोशनी चला गया, तो इस पे कैसे वो दुख दुख प्रकट करते हैं जॉन मिल्टन, उसके बारे में आप बात करोगे। ठीक है, कि ये भगवान के लिए पोएम लिखते थे लेकिन इनका ऐसा चला गया, तो भगवान ने इनके साथ नाइंसाफी की, इस बारे में। ठीक है, he refers to his poetic ability। ठीक है, ये अपने पोएटिक एबिलिटी के बारे में बात करते हैं उस वर्क में जो हमारा ऑन इज ब्लाइंडेड है, उसमें कि मेरा जो टैलेंट है, मेरे पास जो ओनली टैलेंट है, मेरा टैलेंट क्या है कि मैं पोएम्स लिखता हूँ, और पोएम्स किन के लिए लिख रहा हूँ, द ओनली ट्रू गॉड, ठीक है, उनके लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, मेरा जो एक ही टैलेंट है, क्या टैलेंट है, एल्यूडिंग टू बिब्लिकल पैराबल ऑफ द टैलेंट, इनका जो टैलेंट है क्या है, पोएम लिखना। ठीक है, विच इज नाउ यूजलेसली लॉस्ट विथ हिम, जो कि अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अंधे हो गए। अब ऐसा थोड़ी ना, क्यों, अब देखिए, बोलने की बात है कि सब लोगों का ऐसा ऐसा सिचुएशन होता है तो कर भी लेते हैं, लेकिन ये पहले लिख चुके हैं ना इतना बड़ा बड़ा पोएम भगवान के लिए, ठीक है, ग्लोरीफाई करने के लिए, अब इनके लिए तो ये कठिनाई हो जाएगा, तो आप इसके बारे में डिस्कस करोगे। ठीक है, फिर आप यहाँ पे बात करोगे कि ही आस्क अ डेस्परेट ह्यूमन क्वेश्चन। ठीक है, डेस्परेट ह्यूमन क्वेश्चन जो सारे भगवान लोग से पूछते हैं, वही क्वेश्चन ये भी पूछते हैं, जबकि भगवान से प्रेम करते थे, कि डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, भगवान ने मेरी रोशनी की थी, ठीक है, मेरे साथ ही अन्याय क्यों हुआ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिलोसफिकल जो रेजोल्यूशन है, द शेस्टेड लास्ट 6 लाइंस में ये डिस्कस क्या करते हैं, उसके बारे में आपको बताना है, तो इसके बारे में आप एक पैराग्राफ अलग से लिखोगे कि पेशेंस इज पर्सोनिफाइड टू आंसर हिज डाउट्स प्रिवेंटिंग हिज मर्मर। इतना देर से जो ये भगवान को कंप्लेन कर रहे हैं, अब हमेशा से तो कंप्लेन करने, तो इन्होंने पेशेंस रखा, पेशेंस करने के बाद इनके प्रेयर्स आंसर हुए, इनको जवाब मिल गया कि अंधा ये अंधे क्यों हो गए। ठीक है, पेशेंस रखना है, इस बारे में आप डिस्कस करोगे। एंड पेशेंस एक्सप्लेन्स दैट गॉड इज नॉट अ ह्यूमन किंग हु नीड्स मैन्स फिजिकल वर्क और गिफ्ट्स।
पेशेंस ही इनको बाद में जाकर के बताता है, पेशेंस की वजह से इन्होंने पेशेंस रखा, तब जाकर इनको समझ में आया कि भगवान जो है, गॉड जो है, वो कोई हमारे ह्यूमंस के राजा नहीं है, इंसानों जैसे नहीं है जिनको हमेशा है सो काम करते रहना पड़ेगा, ठीक है, उनको सर्व करते रहना रहेगा, उनको गिफ्ट देते रहने का तब वो खुश नहीं, ठीक है। भगवान ने हमें बनाया है, वो बस हम लोग उनको याद कर रहे उतने में ही खुश है, ऐसा नहीं कि हम उनको किसी चीज को करके गिफ्ट दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तब जाकर के खुश हो गए, नहीं 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 नहीं, ठीक है। ये चीज जॉन डन पहले बोल चुके हैं, आज की चीजों को लेकर के नहीं जाना है फालतू का ये चीज। उसके बाद आप लिखोगे इसमें, ठीक है, कि द ट्रू सर्विस टू गॉड इज क्वाइट पेशेंट सबमिशन टू हिज विल। भगवान को अगर सच में प्लीज करना है तो जो हमारा ट्रू सर्विस है, एक्चुअल सर्विस है, आप एक्चुअली भगवान की सेवा कैसे कर सकते हो? बस शांत रहना है, पेशेंस रहना है और भगवान को सरेंडर करना है कि जो होगा जैसा होगा उनकी मर्जी से होगा। ये हुआ भगवान को सर्व करने, आपको अपना सर्व करना था, आप काम करो, ठीक है। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ठीक है। तो भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो उनकी शरण में रहता है, पेशेंस रखता है, वेट करता है, ऐसा नहीं कि अरे नहीं दिया यार निकलो यहाँ से, वो नहीं, ठीक है। तो इस बारे में जॉन डन यहाँ पे बात करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा अगला जो है, ठीक है, वो हमारा है हेनरी वॉगन का द रिट्रीट, ठीक है। रिट्रीट का मतलब क्या होता है? पीछे हटना, ठीक है। तो पॉसिबल एग्जाम क्वेश्चन अगर आ सकता है आपका कि हाउ डज द रिट्रीट एक्सप्लोर द प्लेटोनिक कॉन्सेप्ट ऑफ द सोल्स प्री एग्जिस्टेंस एंड द प्योरिटी ऑफ चाइल्डहुड, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि आपको बताना है कि हमारा जो सोल है वो पहले से एग्जिस्ट करता था या फिर हमारा चाइल्डहुड में इतना अच्छा प्योरिटी होता है, मतलब हम लोग ऐसी चीज़ों को लेकर के ज़्यादा समझदार नहीं होते हैं, तो हम चीज़ों को जैसे मिलता है वैसे समझते हैं। तो आपको आंसर लिखने का तरीका मालूम है कि पहले आप इंट्रोडक्शन टू द पोएम लिखोगे। हेनरी वैगन कौन थे? तो 1621 में इनका जन्म हुआ, ठीक है। 1695 में इनका मृत्यु हुआ। एंड वाज अ वेल्स मेटाफिजिकल, ठीक है, मेटाफिजिकल याद रखना है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पोएम यहाँ पे तो मेटाफिजिकल और मिस्टिकल पोएट थे, ठीक है। डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिवोशनल पोएट्री ऑफ जॉर्ज हर्बर्ट। जॉर्ज हर्बर्ट की हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े ना पोएम, उसके बारे में, तो उनसे भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, मतलब उनसे ज्यादा इंस्पायर थे उनके वर्क से, ठीक है। हिज वर्क इज हाईली स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल ज्यादा होता था, फोकसिंग ऑन द थीम्स ऑफ नेचर, नेचर के बारे में, नेचर को कनेक्ट करते थे गॉड से, एंड द सोल्स रिलेशनशिप विथ इटर्निटी एंड डिवाइन लाइट। और हमारा जो आत्मा है उसका कनेक्शन किससे? भगवान से जोड़ते थे, ठीक है, डिविनिटी से, ये सारी चीजें। फिर आप पोयम के बारे में लिखोगे कि पोयम हमारा क्या है। तो जो हमारा ये जो पोयम है द रिट्रीट, तो रिट्रीट जो हमारा स्पिरिचुअल पोयम है, नॉस्टैल्जिक पोयम है। नॉस्टैल्जिक यानी कि क्या होता है? पुरानी यादें, मतलब अभी अगर अभी हम लोग ऐसो एडल्ट हैं तो हम लोग का जो यंग एज होगा, जिस टाइम पे हम लोग बच्चे थे, उस बारे में ज्यादा याद करते हैं कि फिर, ठीक है, कि इन विच स्पीकर यर्न्स टू ट्रैवल बैकवर्ड इन द टाइम टू हिज चाइल्ड। इस पूरे पोयम में बात करते हैं, यर्न का मतलब होता है ऐसी चाहत जो फुलफिल नहीं होती, यर्न करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोइट हैं इस पूरे पोएम में ये बात करते हैं कि कैसे ये है सो चाहते हैं कि वापस ये बचपन में चले जाएं और इनको वापस से वो जिंदगी जीने को मिले जो इनको बहुत अच्छी लगती थी, ठीक है। उसके बाद आप पोएम में और क्या लिखोगे कि इट सर्व्स एज अ फिलोसॉफिकल ब्रिज बिटवीन मेटाफिजिकल मिस्टिसिज्म एंड द लेटर रोमांटिक सेलिब्रेशन ऑफ द चाइल्ड सोल। कैसे एक बच्चा को जो सोल है, जो आत्मा, वो तृप्त होता है, कैसे? तो आप यहाँ पे कनेक्शन बताओगे इस पोएम के बारे में कि ये जो पोएम है हमारा, ठीक है, वो फिलोसॉफिकल है, फिलोसॉफिकल ब्रिज है, मतलब चीजों को कनेक्ट करने का ब्रिज है एक तरह से, ठीक है। मेटाफिजिकल मिस्टिशियन, कि कैसे जब हम आगे बढ़ जाते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, और जब हमें अच्छा मोमेंट मिलता है तो हम चीजों को याद करते हैं जो हमारे बचपन में, मतलब हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ आवर लाइफ विच इज चाइल्डहुड। और जब हम चीजों को स्ट्रगल करते हैं तो जो चीजों को कनेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। आप उसके बारे में लिखोगे। अगर आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है, इस तरह का, आप क्वेश्चन में फिर एनालाइज क्या करोगे, थीम वगैरह आप क्या डिस्कस करोगे? तो थीम ये डिस्कस करोगे कि द प्री एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल। एग्जिस्टेंस का मतलब होना, हमारे आत्मा का पहले से होना, क्या? तो द पोएम इज बिल्ट ऑन द प्लेटोनिक आइडिया दैट द ह्यूमन सोल एग्जिस्ट इन हेवन बिफोर बर्थ। अब जाहिर सी बात है, स्पिरिचुअल, हमारा स्पिरिचुअल पोएम है तो इसमें पूरा इसी बारे में बात होगा, ठीक है। कि ये जो पोएम है बात करता है कि हमारा सोल पहले से एग्जिस्ट करता है हेवन में, हमारे बर्थ से पहले, ठीक है। तो पहला ही हमारा ये हो गया। फिर हमारा चाइल्डहुड एज अ स्पिरिचुअल क्लोजनेस टू द गॉड। अगर जब हम बच्चे होते हैं तो भगवान ज्यादा क्लोज होते हैं, क्योंकि हमें चीजों के बारे में आइडियाज नहीं होता ना कि गलत है कि सही है, क्या है या नहीं है। द चाइल्ड इज फिजिकली एंड क्रोनोलॉजिकली क्लोजर टू हेवन। वो भगवान ज्यादा क्लोज होता है, हेवन ज्यादा क्लोज होता है। क्यों? तो एट दिस स्टेज द सोल कैन स्टिल कैच ग्लिम्स ऑफ द डिवाइन। और जब हम ऐसे होते तो काइंड ऑफ हम इटर्निटी से ज्यादा कनेक्ट हो पाते हैं, हम चीजों को लेकर समझते नहीं, हमें खराब अच्छे का ज्ञान नहीं होता है, तो हम भगवान से ज्यादा क्लोज होते हैं, ठीक है। आप इसके बारे में लिखोगे। फिर है हमारा द करप्शन ऑफ एडल्टहुड। और लेकिन जब हम एडल्टहुड में आ जाते हैं, जब हम जवान हो जाते हैं, तो हमारा सोल उससे करप्ट हो जाता है। हम ऐसे ऐसी चीजें कर लेते हैं जिससे हमें
ये होता है, ठीक है। एज अ पर्सन ग्रोज ओल्डर, जैसे ही लोग बड़े होते हैं, दे आर कंटेमिनेटेड बाय फिजिकल सेंसेस। फिजिकल सेंसेस हमारा बढ़ता है, चीजों को हम समझना शुरू करते हैं, ठीक है, नए नई चीजें होती है दिमाग में, ये ठीक है। तो हम लोग ऐसे पाप वगैरह करने लगते हैं। सेंस एंड द मटेरियल वर्ल्ड, ठीक है, मटेरियल वर्ल्ड हमारा क्या है, ऑफर करेगा, ये करो वो करो, पैसा मिलेगा, ये करेगा, तो ये सारी चीजें होने लगती है, ठीक है। फिर आप बात करोगे द पैराडॉक्सिकल रिट्रीट। रिट्रीट का मतलब होता है पीछे जाना, ठीक है। वाइल द मोस्ट पीपल डिजायर टू मूव फॉरवर्ड, बहुत लोग चाहते हैं कि हम जिंदगी में और आगे बढ़े, ठीक है, थोड़ा सा करप्शन से पैसा आ गया, थोड़ा हम ये कर लिए, ठीक है, और अडल्ट बनेंगे, और बड़े होंगे, और बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे, ये लोग चाहते हैं, यही हमारा ह्यूमन वर्ल्ड है जिसमें हमारा चल रहा है। लेकिन क्या यहाँ पे पोएट बात करते हैं कि द पोएट डिजायर्स, जो पोएट है यहाँ पे डिजायर करते हैं, ठीक है, वो चाहते हैं कि वापस से क्या बन जाए, ये टाइम में ट्रैवल करके पीछे चले जाए। कब? दैट व्हेन हिज बॉडी डाइज, जब इनकी मृत्यु हो जाएगी तो वापस ये कहाँ चले जाएंगे, हेवन, गॉड के पास, वापस से वही जहां पे बिलोंग करते हैं, ऐसा इनका मानना है। हिज सोल कैन फ्लाई डायरेक्टली बैक टू इट्स प्योर हेवनली ओरिजिन, ठीक है, कि जब हमारा पूरा सोल प्योर होता है, जब वो ह्यूमन से टच नहीं होता है, ह्यूमन वर्ल्ड से टच नहीं होता है, जैसे हम लोग ह्यूमन वर्ल्ड में आए, हम लोग पापी हो गए, ठीक है, ऐसा इस पोएम के बारे में ऐसा लिख दोगे, ठीक है। फिर हमारा है विलियम वर्ड्सवर्थ का, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ जो हमारे नेचर पोएट, ठीक है, सुपर नेचुरल के बारे में ज्यादा अच्छे से लिखते हैं, ठीक है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का यहाँ पे आपको पढ़ना है द रेनबो विच इज माई हार्ट लैप्स लीप्स अप, ठीक। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है कि आपको एनालाइज करना है रोमांटिक थीम, जिसमें रोमांटिक का मतलब वो नहीं समझना, ठीक है, रोमांटिक का मतलब यहाँ पे नेचुरल होता है, ठीक है, नेचर को लेकर के ज्यादा चीजें, ठीक है, कोई लिटरेचर में थोड़ा सा आप लोग ये ध्यान देना, ठीक है, रोमांटिक थीम्स ऑफ चाइल्डहुड, नेचर एंड नेचुरल पिटी एंड वर्ड्सवर्थ द रेनबो, ठीक है। तो आप पहले से इनके बारे में अच्छे से पोएट का इंट्रोडक्शन दोगे, क्या इंट्रोडक्शन दोगे, तो विलियम वर्ड्सवर्थ जिनका जन्म 1770 में हुआ था और 1850 उनकी मृत्यु हो गई थी, वाज अ पायनियर ऑफ इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट। जितना भी रोमांटिक पोएम्स हमारा एग्जिस्टेंस में आया, इनको सबसे ज्यादा हाईलाइट करने वाले बंदे कौन थे, तो विलियम वर्ड्सवर्थ। इनके बारे में लिखोगे, को पब्लिशिंग लिरिकल बैलेड, लिरिकल बैलेड भी इन्होंने पब्लिश किया हुआ था 1798 में, इसके बारे में थोड़ा सा लिख दोगे। हिज व्यूज ऑन नेचर नॉट एज ऑब्जेक्ट बट एज अ लिविंग स्पिरिचुअल गाइड। इनका मानना था कि जो चीजें हम लोग आसपास देखते हैं, जो नेचर में एग्जिस्ट करती है, वो काइंड ऑफ ऐसी नहीं कि सिर्फ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ना होकर के वो क्या है, एक स्पिरिचुअल गाइड है जो हमें भगवान से कनेक्ट करती है, डिविनिटी से कनेक्ट करती है, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करती है, और एज अ टीचर काम करती है हमें सिखाने का, लाइफ लेसन, ठीक है। चैंपियनिंग सिंपल लैंग्वेज, डीप इमोशन एंड द सेक्रेड इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे चीजों को लेकर ज्यादा कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। फिर आप ऐसे पोएम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोगे। पोएम का इंट्रोडक्शन क्या दोगे कि रिटन इन 1802 दिस शॉर्ट ब्यूटीफुल नाइन लाइन लिरिक, 9 लाइन का ही है, तो ये चीज आप यहाँ पे मेंशन करोगे कि 9 लाइन का हमारा है, ठीक है। ब्यूटीफुल 9 लाइन लिरिक कैप्चर्स द एसेंस ऑफ वर्ड्सवर्थ एंटायर लिटरेरी फिलोसफी, ठीक है, पूरे लिटरेरी फिलोसफी को यहाँ पे कैप्चर करता है। क्यों? क्योंकि चीजों को यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है, कि कैसे जो नेचुरल चीजें हैं वो हमें डिविनिटी से कनेक्ट करती है, ठीक है। इट डिस्क्राइब एज अ सिंपल प्योर इमोशनल रिस्पॉन्स टू सीइंग अ रेनबो। कैसे हम नॉर्मली जब रेनबो को देखते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि नेचर कितना ब्यूटीफुल है, जो हमारे भगवान हमें सो गॉड से कनेक्ट करता है, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करता है, और हम नेचर से ज्यादा कनेक्ट करते हैं, विच रिमेन्स कंसिस्टेंट थ्रू आउट द पोएट्स लाइफ। जो इन्होंने एक बार देखा था, आप अगर विलियम वर्ड्सवर्थ का थोड़ा सा यहाँ पे देखो, ठीक है, आप विलियम वर्ड्स के कितने भी पोएम्स पढ़ो, उसमें एक ही बात करते हैं कि इन्होंने जो एक बार इन्होंने लाइफ में एक्सपीरियंस कर लिया, उसको ये कभी नहीं भूलते, ठीक है। तो इन्होंने एक बार रेनबो को देखा था, रेनबो को देखने के बाद इनके दिमाग में छप गया कि नेचर बहुत ही ब्यूटीफुल है, डिवाइन है, ठीक है, ये इनके दिमाग में एक तरह से छप गया था, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन में क्या क्या आंसर्स वगैरह लिखोगे, ठीक है, आप क्वेश्चन में आंसर ये लिखोगे, ठीक है। ये सब करने के बाद आप लिखोगे, हाँ, तो पोएम में हमारा क्या था, एपिफैनी, ठीक है, एपिफैनी ऑफ नेचर, नेचर के बारे में बात किया, द सिंपल साइट ऑफ रेनबो ट्रिगर्स एंड इमीडिएट फिजिकल एंड स्पिरिचुअल रिएक्शन। कि जब अचानक ये रेनबो को देखते हैं, तो रेनबो को देखने के बाद इनका है सो दिमाग में फिजिकल रिएक्शन, ठीक है, काइंड ऑफ, जाहिर सी बात है, आप कोई ब्यूटीफुल चीज देखोगे तो आपके दिमाग में होगा ना, टिंगलिंग होगा, ठीक है, गूजबम्स आएंगे, गूजबम्स वाला नहीं है यार, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। तो काइंड ऑफ एक स्पिरिचुअल रिएक्शन आता है कि माई हार्ट लीप्स अप, ठीक है, एकदम दिल भरा जाना, ठीक है, वो। तो नेचर हैज द पावर, इस पोयम में यही बात किया गया कि नेचर के पास ही पावर है कि रीयूनिटी द ह्यूमन स्पिरिट, हमारे आत्मा को फिर से जगाने का अगर कोई काम करता है तो वो हमारा नेचर ही है, ठीक है। एंड द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, फिर आप डिस्कस करोगे द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ कि द पोएट होप्स हिज लव फॉर नेचर विल रिमेन कांस्टेंट। और इस पोएम में ये डिस्कस करते हैं कि इनका जो नेचर के प्रति प्रेम है वो कांस्टेंट रहे, वो कभी खत्म ना हो, ठीक है। फ्रॉम चाइल्डहुड, जो बचपन से लेकर के एडल्टहुड से लेकर के जब तक ये बूढ़े ना हो जाए, तब तक ये जो इनके अंदर प्रेम भरा हुआ है, ठीक है, इनके अंदर जो नेचर को लेकर के रिस्पेक्ट है, लव है, ये हमेशा कांस्टेंट रहे, वो बना रहे,
ठीक है, ये सारे लोग जानते हैं कि असली पीस हमको नेचर में ही मिलना है। ठीक है, ये तो पहले बंदे थे ना। ठीक है, द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। ठीक है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। देखिए यहाँ पे एक लाइन आता है, आप इसको डिस्कस करोगे आंसर में कि द चाइल्ड इज फादर ऑफ द माइंड, कि बच्चा जो होता है वो पिता होता है किसी व्यक्ति का। ये हमारा फेमस पैराडॉक्स है कि दिस फेमस पैराडॉक्स मींस दैट द स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एंड वंडर ऑफ चाइल्डहुड फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ द एडल्ट कैरेक्टर एंड सोल, कि बचपन में जो इन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ था, या फिर कोई भी बंदा जो बचपन में चीजों को एक्सपीरियंस करता है, वो हमें एडल्टहुड तक भी याद रहता है। और जब हम ऐसे एज में पहुंच जाते हैं जब हम चीजों को समझना शुरू कर देते हैं, तब तक भी हमें वो याद रहता है। ठीक है, तो हमारे जो यहाँ पे पोएट है वो ये इस बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्या बात करते हैं कि इन्होंने जो एक्सपीरियंस किया हुआ चाइल्डहुड में, वो रेनबो को देख करके, वो एक काइंड ऑफ एक फाउंडेशन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, आपने बचपन में किसी चीज में ब्यूटी देख ली तो आपके पूरे लाइफ तक रहता है कि हाँ, ये चीजें हमेशा ब्यूटीफुली होता है। इसलिए यहाँ पे ये भगवान से ये यहाँ पे अपने आप से ये सोचते हैं, ठीक है, कि इनका जो नेचर के लेकर के जो लव है या फिर जो रिस्पेक्ट है वो हमेशा बना ही रहे, कभी खत्म ना हो। फिर है नेचुरल पिटी अ स्पिरिचुअल rebellion connection to the natural world that should naturally bind our days together। ठीक है, फिर यहाँ पे नेचुरल पिटी के बारे में बात किया जाता है कि कैसे नेचर जो है वो हमें कनेक्ट करने का काम करता है स्पिरिचुअलिटी से। ठीक है, नॉर्मली एक कनेक्शन है हमारा कि कैसे हम नेचुरल वर्ल्ड से हमेशा के लिए कनेक्ट रहें, ताकि हमें हमारे लाइफ में क्या रहे, हमेशा पीस बना रहे। ठीक है, चीजों हर हमारे दिन है सो ऐसे ही चलते रहे। ओके, नेक्स्ट इज आवर डब्ल्यू ईट्स का जो सेकंड कमिंग है हमारा। ठीक है, आप उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। ठीक है, तो आप वही पहले पोएट का इंट्रोडक्शन देना है आपको। क्या देना है कि विलियम बटलर ईट्स, ठीक है, जिनका जन्म 1865 में और 93 में इनका मृत्यु हो गया। ये आयरिस, ठीक है, आयरिश पोएट थे, आयरिश जायंट एंड मॉडर्निस्ट पोएट्री ड्रामा वगैरह लिखा करते थे। ठीक है, आप उनके, ठीक है, उसके बाद इनका वर्क वगैरह के बारे में लिखोगे कि ही वाज सॉरी फ्रॉम अर्ली रोमांटिक मैथोलॉजी टू शार्प कॉम्प्लेक्स सिंबॉलिक। इनका पोएम जो था वो काफी कॉम्प्लेक्स हुआ करता था, मिथिकल हुआ करता था, ये भी थोड़ा लिखा करते थे वही सबसे लेकर के। ठीक है, इनका लिखने का क्या तरीका था, तो आप इनके बारे में अच्छे से लिखोगे कि ये मॉडर्निस्टिक पोएट्री वगैरह के साथ साथ थोड़ा सा ड्रामा, पॉलिटिक्स और स्पिरिचुअल डिल्यूजन्स के बारे में भी लिखते थे। क्लियर है, तो आप इसके बारे में लिखोगे। ठीक है, जो कि 20th सेंचुरी में जाकर के हमारा फेमस हुआ था। ठीक है, उन्हीं के टाइम में की थी। ठीक है, फिर हमारा इंट्रोडक्शन टू द पोएम, पोएम के बारे में लिखोगे कि रिटन इन 1919 इमीडिएटली आफ्टर द डेवस्टेशन ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। जब वर्ल्ड वॉर हमारा वन हो गया था तो उसके बाद जो चीजें हुई, डेवस्टेशन का मतलब होता है कि चीजें जब खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, तो उसके बाद चीजें कैसी दिखने लगती है, तो उसके बारे में लिखा है। इनका जो पर्सनल फीलिंग था कि द रशियन रिवोल्यूशन, ठीक है, एंड ड्यूरिंग द आयरिश वॉर, इंडिपेंडेंस, इन सारी चीजों से रिलेटेड इन्होंने एक पोएम लिखा था जिसमें इन्होंने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ था कि इट यूजेस ईट्स प्राइवेट मिथिकल फिलोसफी, सॉरी मिस्टिकल फिलोसफी ऑफ द गायरस 2000 years historical context, उससे इन्होंने लिखा हुआ था साइकिल कोलैप्स इनटू chaos बिफोर स्पिनिंग इनटू अ न्यू एरा। जब नए एरा में हम लोग एंटर करते हैं तो उससे पहले बर्बादी होना है, ये पहले भी हो चुका है। ठीक है, बहुत बर्बादी होगा उसके बाद नया एरा का। तो इन सारी चीज़ों का कॉन्टेक्स्ट का रेफरेंस लेकर के इन्होंने ये पोएम लिखा हुआ है जिसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद क्या क्या चीज़ें हुई। ठीक है, तो आप आंसर में क्या लिखोगे, तो आंसर में आप लिखोगे, ठीक है, हाँ, आंसर में आप लिखोगे अनार्की एंड सोसाइटल कोलैप्स। ठीक है, क्या है पहले, तो द फैल्कन कैन नॉट हियर द फैल्कनर। क्या मतलब है इसका, तो ह्यूमैनिटी हैज लॉस्ट टच विथ स्पिरिचुअल एंड मोरल सेंटर। ये जो ह्यूमैनिटी है हमारा जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो खो चुका है। क्योंकि अभी हम लोग बात की कि स्पिरिचुअलिटी हमारा कहाँ मौजूद है, नेचर में। अगर हम नेचर को ही नहीं मानेंगे, उसको हम लोग टोटली बस खत्म किया जा रहा है। नेचर यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग पेड़ पौधा की बात कर रहे हैं, वी आर द पार्ट ऑफ नेचर। ठीक है, इफ आई एम हार्मिंग अनदर पर्सन तो दैट मीन्स, ठीक है, वी आर हार्मिंग द नेचर, वी आर हैविंग द स्पिरिचुअल सिविलाइजेशन। ठीक है, जो हमारा कियोस है, सोशल कियोस वर्ल्ड वार का। ठीक है, इसके बारे में। ठीक है, तो गुड पीपल लैक्स कन्विक्शन, जो अच्छे लोग होते हैं उनके पास कनेक्शन नहीं होता है, फोकस नहीं होता है। लेकिन ठीक है, जो अच्छे लोग उनके पास फोकस नहीं है, उनको नहीं पता है कि क्या करना है जो सोसाइटी हमारा अच्छा हो। लेकिन जो वर्स्ट पीपल होते हैं, वाइल द वर्स्ट, जो बुरे लोग हैं, उनके पास आइडियाज भरा हुआ है। कैसा आइडियाज, तो वायलेंट आइडियाज है, चीजों को बर्बाद करने का। वो लोग पैशनेट है, ठीक है, इन चीजों को लेकर के, किन चीजों को लेकर के, और बर्बादी को लेकर के। वर्ल्ड वार तो ऐसा ही हुआ था ना। फिर आप लिखोगे यहाँ पे स्टैंजा 2 में ये डिस्कस करते हैं एंटी क्रिश्चियन रिविलेशन।
क्या है इसमें? तो इन्होंने बात किया कि इंस्टेड ऑफ पीसफुल रिटर्न ऑफ क्राइस्ट, ठीक है, द सेकेंड कमिंग ब्रिंग्स अ नाइटमेयर, ठीक है, कि भगवान का होप कर रहे थे लेकिन यहाँ पे तो बर्बादी आ गया, ठीक है। अ मॉनिटर्स पेज पगान बीस्ट with a lion's body and man's head, a gaze blank pitiless as a sun awakens in the Egyptian desert, ठीक है। जैसे इजिप्शियन डेजर्ट का यहाँ पे रेफरेंस लेते हैं कि, ठीक है, विथ अ लायंस बॉडी एंड मैंस हेड, लायन का बॉडी और जैसे बना हुआ है ना इजिप्ट में कि लायन का बॉडी, यहाँ इजिप्ट में जो स्टैचू वगैरह देखते हैं कि लायन का बॉडी है, मैन का हेड है, तो उसको यहाँ पे दिखाते हैं कि कैसे हम लोग कनेक्ट होने के बजाय चीजों को और बर्बाद करने में ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। क्या है? तो द क्लिमैक्टिक एंडिंग कि द रफ बीस्ट इज स्लाउंचिंग टुवर्ड्स बेथलेम टू बी बॉर्न, मार्किंग द टेरिफाइंग डॉन ऑफ chaotic पोस्ट क्रिश्चियन डार्क एरा। कि जो हमारा ये हुआ, क्या हुआ, वर्ल्ड वार 1 हुआ ना, तो क्रिश्चियनिटी का एक तरह से डाउन खत्म हुआ क्योंकि बहुत सारे सोल्जर्स वगैरह थे ना उसमें जो मारे गए। तो काइंड ऑफ ये जो यहाँ पे रेफरेंस लिया हुआ इन्होंने कि नया शुरुआत के लिए बर्बादी जरूरी होता है, लेकिन साथ साथ में सो दिक्कत भी बहुत सारी होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे यही चीज लिखोगे, क्या लिखोगे कि टुवर्ड्स, सॉरी, यहाँ पे आप यहाँ पे लिखोगे कि मार्किंग द टेरिफाइंग डॉन ऑफ chaotic पोस्ट क्रिश्चियन डार्क एरा, ये जो हमारा सिंबलाइज करता है उसके बारे में। फिर आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो हमारा स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन द स्नोई इवनिंग, ठीक है, इनके बारे में लिखोगे। तो आप इंट्रोडक्शन टू द पोएट लिखोगे कि इनका जन्म 1874 में हुआ, 1963 में इनकी मृत्यु हुई। एक प्रीमियर अमेरिकन पैस्टोरल पोएट थे, ठीक है, जिनको इनके पोएम्स के लिए याद किया जाता है, ठीक है। इनका जो रूरल और न्यू इंग्लैंड लाइफ था उसके बारे में आप थोड़ा सा लिख दोगे कि इंग्लैंड में रह करके इन्होंने बहुत सारी पोएम्स वगैरह लिखी हुई थी। साथ साथ में इनका जो स्टाइल था वो सिंपल था, बहुत ही सिंपल था, कॉलिकल मतलब नॉर्मल लैंग्वेज लिखा करते थे, नॉर्मल लैंग्वेज में पोएम लिखा करते थे, एंड रियलिस्टिक सेटिंग्स वगैरह यूज करते थे, जो रियल चीजें थी उस पर लिखा करते थे, जो इनका पर्सनल एक्सपीरियंस वगैरह होता था, ना कि फैंटेसी बेस्ड, ठीक है। तो एक्सप्लोर डीप कॉम्प्लेक्स मेटाफिजिकल एंड साइकोलॉजिकल ट्रुथ, ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में लिखते थे। तो ये तो हो गया हमारा पोएट के बारे में। फिर आप यहाँ पे पोएम के बारे में क्या लिखोगे? तो पोएम के बारे में लिखना है कि ये जो पोएम था हमारा 1922 में हमारा लिखा गया था, ठीक है। इसमें उन्होंने बताया कि दिस इज अ हाईली कंट्रोल हाइपोनोटिकली रिदमिक लिरिक कंसिस्टिंग ऑफ 4 रुबियट स्टैंजास, AABA राइम स्कीम इनका है, और इसमें हमारा ये पोएम चला हुआ है। इट टेल्स अ सिंपल स्टोरी ऑफ ट्रैवलर स्टॉपिंग बाय इन द डार्क। ये जो पूरा पोएम है, इस पोएम में बात करते हैं कि कैसे एक ट्रैवलर जो ट्रैवल करता है, यहाँ पे अपने बारे में बात करते हैं कि एक शाम के टाइम पे रुकता है, कहाँ पे रुकता है, ठीक है, एक डार्क स्टेपिंग बाय इन द डार्क व्हाइट वुड्स टू वॉच द स्नोफॉल, ठीक है, आराम से शाम के टाइम पे जो होता है हमारा बहुत ही घने जंगल में रुकते हैं स्नोफॉल देखने के लिए, बस इनका आइज कैप्चर कर जाता है इसके बारे में। बट सुन रियलाइजिंग ही मस्ट मूव ऑन, लेकिन बाद में रियलाइज करते हैं कि इनको आगे तो बढ़ते ही रहना है, जैसा हमारा लाइफ में होता है। तो यहाँ पे थीम्स क्या डिस्कस करना है आपको? तो थीम्स आपको ये डिस्कस करना है, इकतीस नंबर थीम्स आपको ये डिस्कस करना है कि जो द वुड्स रिप्रेजेंट ब्यूटी। वुड्स यहाँ पे जो जंगल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ब्यूटी को, ठीक है, पीस को, साइलेंस को, और एक हमारा स्केप यानी कि चीजों से छुटकारा पाना। किससे? तो हमारा जो बिजी लाइफ है, जो एनजाइटी बेस्ड है, जिसमें प्रॉब्लम्स है, स्ट्रेस है, ह्यूमन वर्ल्ड है, तो उससे बचने के लिए हमें क्या, नेचर से करीब जाना पड़ेगा। समझ रहे हो ना, पूरा नेचर से ही है, तो पेज भरने में आप लोगों का कमी नहीं होना चाहिए। ऑन अ डीपर लेवल दे सिंबलाइज द टेम्पटिंग कॉल ऑफ ऑब्लिवियन, ठीक है, काइंड ऑफ अगर डीप जाए थोड़ा तो ये सिंबलाइज करते हैं हमारा वही ऑब्लिवियन, जब हम बच्चे होते हैं, ठीक है, जब हम चीजें नहीं समझते हैं। एब्सोल्यूट रेस्ट, जहाँ पे हमें पूरा शांति मिलता है, ठीक है, हमारी आत्मा को तृप्त महसूस होता है, इस तरह का, ठीक है, जैसे डेथ में मिलता है ना, वो वाला, ठीक है, मरने के बाद वो। फिर हमें यहाँ पे बताना है कि इस पोएम में उन्होंने डिस्कस किया हुआ है जब इनको रियलिटी चेक मिलता है हॉर्सेस को लेकर के कि द लिटिल हॉर्स शेक्स इट्स हार्नेस बेल्स एक्टिंग एज अ सिंबल ऑफ प्रैक्टिकल रियलिटी। कि बेचारे अच्छे खासे भले वहां रुके हुए थे स्नोफॉल देखने के लिए, जो बर्फबारी होती है, तो ये गए थे ना उस टाइम पे घोड़े वगैरह का जो लेकर के जाते हैं, ठीक है, कैरियोट नहीं है यार, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो हमारा ये होता है, ठीक है, जिसमें लेके चलते हैं हमारा, ठीक है। तो उनका जब बेल वगैरह बजता है, हार्नेस, ठीक है, जो घंटे गले में घंटा होता है वो बजता है, तो उसके बाद इनको रियलाइज होता है कि नहीं, ये तो बस मेयरली बस एक छोटा सा हमारा क्या था, सीनरी था, मेरे को तो रियल लाइफ में वापस से आना ही है। जब इनको सोशियल एक्सपेक्टेशन रिमाइंडिंग द ट्रैवलर ऑफ हिज शेड्यूल, ठीक है, इनको बाद में रियलाइज होता है कि इनको क्या हो ना, बस हो गया, ठीक, ठीक। तो ड्यूटी वर्सेस एस्केप, ठीक है,
कैसे एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ के लिए ड्यूटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ट्रैवलर कैन नॉट स्टे इन ब्यूटीफुल वुड्स बिकॉज ही हैज प्रॉमिसेस टू मेक। कि कोई भी बंदा, खासकर वो ट्रैवलर जिनको अगर कहीं ब्यूटी दिख गई, ब्यूटीफुल सीनरी दिख गया, तो ऐसा नहीं कि वो वहां पे हमेशा ठहरे रख सकते हैं। उनको बाद में चलना ही चलना है, ठीक है। उनका कमिटमेंट्स है सोसाइटी को लेकर के, पर्सनल लाइफ को लेकर के, फैमिली को लेकर के, लाइफ को लेकर के, कि बेटा जिंदगी में अच्छा लग रहा है फिर भी थोड़ा हटो, तुम्हारा जो लाइफ है उसमें तो लगे पड़े हुए, ठीक है। वो करना ही करना है, ब्यूटी बाद में, ठीक है। वो थोड़ी देर के लिए आया हुआ है, ठीक है। तो द हिप्नोटिक रिपीटेशन क्या है? तो द फाइनल लाइंस में ये बात करते हैं कि द माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। मेरे को और भी लंबा जाना है, इससे पहले मेरे को नींद ना आ जाए, क्योंकि शाम को ट्रैवल कर रहे थे ना। तो इस पोएम के बारे में लिखोगे, ठीक है। एनिवेलेट स्लीप फ्रॉम लिटरल रेस्ट इन मेटाफर, ठीक है। मेटाफर और डेथ, ठीक है। यहाँ पे मेटाफर का भी यूज किया जाता है डेथ को लेकर के, कि जैसे डेथ होने के बाद चीजों को बहुत ज्यादा शांति मिलती है, वैसे ही एम्फेसाइजिंग दैट मच वर्क रिमेन्स टू बी डन टू लाई बिफोर द फाइनल रेस्ट। कि जब तक मृत्यु ना हो जाए तब उससे पहले बहुत सारे काम करने हैं, ठीक है। पीस तो हमें मिलता रहेगा, ठीक है। आपका एक और बचता है यूनिट 2 का, जो हमारा क्या है, एसे है, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद हम लोग ये यहाँ पे खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ ध्यान देना, ठीक है। जॉर्ज बर्नर्ड शॉ का जो हमारा आर्म्स एंड द मैन एक प्ले है, उसके बारे में भी आप सेम ही काम करोगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू द प्ले राइट, ठीक है। प्ले राइट हमारे जॉर्ज बर्नर्ड है, उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोगे कि उनका जन्म 1856 को और 1950 में उनका मृत्यु हो गया, ठीक है। ये कौन थे? तो ठीक है, ये गायरिश प्ले राइट थे, ठीक है। क्रिटिक थे, सोशलिस्ट थे, और साथ साथ में ये ड्रामा, ठीक है, ड्रामा ऑफ आइडियाज वगैरह में ज्यादा लिखते थे। यूजिंग शार्प एंड रियलिस्टिक विट्स टू मॉक रोमांटिक हाइपोक्रिटिकल विक्टोरियन सोशल स्ट्रक्चर। कि उस टाइम पे जो रोमांटिक पोएम्स वगैरह या फिर रोमांटिक वर्क्स होते थे, या फिर हाइपोक्रिटिकल विक्टोरियन पीपल थे, या फिर सोशल स्ट्रक्चर जो नॉर्म्स होता है हमारा, रूल्स एंड रेगुलेशन, उसको मॉक करने के लिए, चिढ़ाने के लिए इन्होंने ये वर्क लिखा हुआ था, ठीक है। लिखा करते थे। उसके बाद ये जो हमारा प्ले है उसके बारे में इंट्रोडक्शन दोगे कि ये हमारा कब लिखा गया था? 1894 में लिखा गया था। एंड दिस इज एन एंटी रोमांटिक कॉमेडी। एंटी रोमांटिक कॉमेडी मतलब जिसमें रोमांटिक नहीं है, बंदे को प्यार नहीं मिला, ठीक है, प्यार के खिलाफ है। सेट ड्यूरिंग द सर्बो बल्गेरियन वॉर, ठीक है, जो कि 1885 में हुआ था, ठीक है। वॉर के टाइम पे, सर्बो बल्गेरियन वॉर के टाइम पे, इट यूजेस लाइट हार्टेड ड्राइंग रूम कॉमेडी एंड टू डिसमेंटल सोसाइटल इल्यूजन रिगार्डिंग मिलिट्री हेरोइज्म एंड रोमांटिक लव। कि हमारा जो रोमांटिक लव होता था उस टाइम पे, जो मिलिट्री हीरोइज्म होता था, मतलब चीजें पीक पे थी। आप लोग मूवीज नहीं देखे होगे कि इसमें जो बंदा होता है कि चला जाता है मिलिट्री में, इसकी वाइफ या फिर जो लवर है वो आराम से वेट करती है, कितना अच्छा रोमांटिक वगैरह होता है। नहीं, इसको मॉक करने के लिए किए थे, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चन में क्या क्या चीजें डिस्कस करोगे, यहाँ पे ध्यान देना। तो पहला आप थीम यहाँ पे ये डिस्कस करोगे, तो द डी मिससेटिस्फैक्शन, सॉरी मिस्टिफिकेशन क्या है? द डीमिस्टिफिकेशन ऑफ वॉर। शॉ कंट्रास्ट कैप्टन बुलुंशी, ठीक है, द प्रैक्टिकल स्विस mercenary who carries chocolate with Sergius Sharonov, the foolish, romantic, cowardly leader. War is presented as the brutal, unheroic business run by logistic rather than chivalry. ठीक है, जैसे वॉर होता है हमारा, वॉर किस लिए होता है? वॉर में किसी एक बंदे का विक्ट्री होता है, एक पार्टी का विक्ट्री होता है, एक कंट्री का, और हमें रिस्पेक्ट मिलता है, हमें चिवैलरी का मतलब होता है वही, ठीक है, रिस्पेक्ट मिलता है, सारी चीजें अच्छी होती है। लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे जो कैप्टन है आपकी, कैप्टन बुलंशी, ठीक है, जो कि हमारे है सो स्विस मशीनरी है, जो कैरी करते हैं क्या, चॉकलेट अपने साथ कैरी किया करते हैं, काइंड ऑफ रोमांटिक पना इनके अंदर है। तो वो जो है वो काइंड ऑफ एक फुलिश ड्रामेटिक कैवलरी लीडर के साथ चलते हैं, ठीक है। तो दोनों का जो ओपिनियन है वो अलग अलग चीजों को लेकर के, एक बंदा रोमांटिक है, एक बंदा ये बिलीव करता है कि अगर वॉर हो जाएगा तो वॉर के बाद सारी चीजें फिक्स हो जाएंगी, ठीक है, रोमांटिक वगैरह ये सारी चीजें, ठीक है। तो इनके खिलाफ लिखा हुआ है इन्होंने मॉक करने के लिए, कि हमें बिलीव कराया जाता है, हमें ये बिलीव करा के लिया जाता है कि नहीं, वॉर हो रहा है, आप वॉर में चलो, वहां पे पार्टिसिपेट करो, वॉर खत्म हो जाएगा तो वापस अपनी लवर के पास आ जाओगे। और लोग वहां पे ऐसे ही इसी बिलीव पे करते रहते हैं, कोई फोटो लेके गया है, कोई गुलाब लेके गया है, कोई चिट्ठी लेके गया, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें ना होकर के क्या रहती है, रियलिटी तो ये है ना कि मर जाएंगे, क्या हो जाएगा, ये सारी चीज। तो ये मॉक करने के लिए उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। फिर थीम 2 में आप डिस्कस करोगे कि द सटायर ऑफ द हायर लव, ठीक है। सटायर का मतलब होता है टांग खींचना, ये मतलब समझ लेना, ठीक है। इन सटायरिकल वर्ड्स भी यूज किए हैं इस छोटे से प्ले में, ठीक है। क्या है? तो रीना एंड सर्जियस, ठीक है, रोमांटिक रिलेशनशिप इज सोन
टू बी टायरिंग थियोरेटिकल परफॉर्मेंस, ठीक है। यहाँ पे जो दो बंदे का लव दिखाया गया है, रेना और सर्जियस, ठीक है, उनका जो रोमांटिक रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा डिफरेंट दिखाया गया है। क्यों दिखाया गया, ठीक है, ठीक है, शुड बी टायरिंग थियोरेटिकल परफॉर्मेंस, क्यों? तो जो रियल लव होता है अकॉर्डिंग टू जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, उनके हिसाब से रियल लव क्या होता है कि इज बेस्ड ऑन डोमेस्टिक एंड इकोनॉमिक रियलिज्म, ठीक है, कि जो चीजें रियल है उसको देख करके करना ही नहीं कि फैंटेसी में कि कभी मिलने आओगे, ये होगा वो होगा, नहीं, ठीक है। यहाँ पे जो बुलोंची है, ठीक है, बुलोंची इज मिडिल क्लास पैरामिस्टर, ठीक है, ये मिडिल क्लास का बंदा है, बेचारे को कैसे मिलेगी इतनी हाई क्लास की बंदी? जाहिर सी बात है, रियलिटी तो है नहीं, ये तो कहानियों में हो रहा है ना कि हाँ घर बड़ा है, ठीक है, अच्छा है, ये है वो है, गरीब से ये कहानियों में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता है। तो इस चीज को दिखाने का काम कौन कर रहे हैं? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तो इस कहानी में ये, ठीक है, आपको आंसर में क्या लिखना है, ठीक है, तो आप लोग को ये बताना है कि जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है, ठीक है, वो यहाँ पे कॉमेडिक डायनामिक कॉन्टेक्स्ट का यूज करते हैं कैरेक्टर्स के बीच में, क्या करने के लिए? तो मेक अ सीरियस फिलोसॉफिकल पॉइंट। तो यहाँ पे आप लोग को ये लिखना है कि दे शुड डिस्कस द, सॉरी, आप लोग को यहाँ पे डिस्कस, सॉरी यहाँ पे क्या बात करते हैं, यहाँ पे जॉर्ज बर्नार्ड यहाँ पे डिस्कस करते हैं, क्या डिस्कस करते हैं, देखिए यहाँ पे लास्ट में आप यहाँ पे ये डिस्कस करोगे, ठीक है, कि यहाँ पे जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है हमारे, ठीक है, ये दिखाते हैं कि कोई भी बंदा, कोई भी कैरेक्टर किसी के साथ प्यार में है तो उसके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप गलत है या फिर नहीं है, उसके बारे में बताना है। कि दे, आप लोग को यहाँ पे डिस्कस करना है कि जो रोमांटिक आइडियलिज्म है रेना और सर्जियस के बीच में, वो प्रैक्टिकल रियलिज्म से, ठीक है, जो बुलांशी और लोइका है उससे डिफरेंट है। इनका जो क्लासेस है वो अलग है और इनका क्लास डिफरेंट है। दो बंदे आराम से जी रहे हैं और दो बंदे यहाँ पे क्या है, उनका लाइफ बहुत सीरियस है। तो इसका जो समरी है, ठीक है, वो टोटली ये है कि क्या कि जो लव लाइफ है, लव लाइफ में जैसा हम लोग को ये दिखाया जाता है बुक्स वगैरह में कि आप है सो कहीं पे गए हो, आपकी लवर वेट कर रही है, ठीक है, आप लोग नॉर्मल क्लास से हो, ठीक है, आप लोगों को अच्छा खासा हो जाएगा, मिलोगे वापस नहीं, ठीक, ठीक है, या फिर कोई बंदा हाई क्लास का है, नीचे क्लास की है, दोनों के बीच में अच्छा खासा चलेगा, ये सारी चीजें। तो उसके बारे में लिखोगे कि ये रियल लाइफ में नहीं होता है। जॉर्ज बर्नार्ड का ओपिनियन है कि रियलिज्म ऐसे काम नहीं करता है। इनका पर्सनल ओपिनियन है कि लव वो नहीं होता है जो हमें दिखाया जाता है, जो या फिर जो हम बिलीव करते हैं, वो रियलिटी बेस्ड है। अरे जो है सर्वाइव करना है ना, तो ये सारी चीज लेकर के। तो यहाँ पे ये वीडियो खत्म होता है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। कल आप लोग का एग्जाम है तो आप ये पूरा वीडियो देख लो, आप लोग को समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं।